कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए कहानी का ये भाग शुरू करते हैं। कल्पना की फाइल कपिल की फाइल से पूरी तरह अलग थी और बहुत अच्छी थी, जिसको देखने के बाद कपिल हैरान हो गया कि आखिर कल्पना के पास इतना दिमाग आया कहाँ से। आखिर चार दीवारी के अंदर चूल्हा चौका करने वाली औरत आखिर एक कंपनी के बारे में इतना कैसे जान सकती है। कल्पना कपिल की चाल को बहुत अच्छे से समझ गई थी, इसलिए उसने तुरंत कपिल से कहा कि आपको कुछ मिला। कपिल ने गुस्से को काबू में करते हुए बहुत ही शांति से कहा कि बहुत अच्छी फाइल है आपकी, और ये फाइल देख करके अब मुझे ये समझ आ गया कि अभी तो आपसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। मुझे मजा आएगा जब हम साथ काम करेंगे। तो कपिल ने कल्पना को ताना मारते हुए कहा। कल्पना भी कपिल के हर एक ताने को बहुत अच्छे से समझ रही थी। तभी कपिल के बॉस ने कल्पना और कपिल दोनों से ही कहा कि चलो अच्छा है, तुम लोग अब साथ काम करोगे तो मेरी कंपनी को और भी फायदा होगा। अब तुम दोनों थोड़ा आपस में बातचीत करो, मैं थोड़ा मिस्टर चड्ढा से मिल करके आता हूँ। इतना कह करके कपिल का बॉस अपने केबिन से बाहर चला गया और अब बचे कपिल और कल्पना। कपिल का सब्र का बांध अब टूटा और उसने कल्पना से गुस्से में कहा कि तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो। कल्पना ने कहा कि आपने सुना नहीं, आपके बॉस ने अभी जो कहा कि मैं आपके इस प्रोजेक्ट की टीम लीडर हूँ, इसलिए आप मेरे साथ अच्छे बर्ताव करिए। कपिल ने गुस्से से कहा कि अपना ये नाटक मेरे बॉस के सामने चलाना, मेरे सामने नहीं। तुम अनपढ़ गंवार पहले मेरी जिंदगी बर्बाद की और अब मेरी कंपनी में भी घुस आई हो। तुम्हें तो मैं अपने ऑफिस से धक्के मरवा करके निकलवाऊंगा। कल्पना ने मुस्कुराते हुए कपिल से कहा कि आप भी बहुत कमाल हो, हिम्मत नहीं हारते। अरे अभी अभी आपने मुझे इस ऑफिस से निकलवाने की नाकामयाब कोशिश की थी, पर फिर भी आप अभी भी मुझे निकलवाने का ही सोच रहे हैं। मानना पड़ेगा आप इंसान बहुत हिम्मत वाले हो। कपिल ने कहा कि तुम अपनी हद में रहो वरना। कल्पना ने भी गुस्से में कहा कि वरना क्या, ये आपका घर नहीं है जो आप यहाँ पर अपनी मनमानी चलाएंगे। यहाँ जितना आपका अधिकार है उतना ही मेरा है, इसलिए मेरे साथ यहाँ बदतमीजी करने से पहले 1000 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि अपने काम की जगह पर अपनी इंसल्ट मैं भी नहीं सहूंगी। और आप ये क्या हर बात पर अनपढ़ गंवार लगा रखा है। अगर मैं इतनी ही अनपढ़ गंवार होती तो आपसे भी ऊंचे पद पर काम नहीं करती। कपिल ने कहा कि 4 अक्षर इंग्लिश बोलने से कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता, और तुम चाहे जो करो यहाँ, बस मेरे मैटर में अब नहीं घुसना। और तभी कल्पना ने कहा और क्या। कपिल ने कहा कि तुम मेरी पत्नी हो, ये बात यहाँ इस ऑफिस में किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा गंवारापन देख करके सब मेरा मजाक उड़ाएं। कल्पना ने कहा कि आप में भी कोई पति परमेश्वर वाले गुण नहीं हैं जो मैं हर किसी से ढोल नगाड़े बजा करके बखान करूं। अगर आपको मुझे अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करना है तो मुझे भी आपको अपना पति स्वीकार करने में कोई खुशी नहीं है। मैं खुद किसी को ये नहीं बताने वाली कि आप जैसी घटिया सोच रखने वाला इंसान मेरा पति है। कपिल को कल्पना की बात सुन करके गुस्सा तो बहुत आया, पर वो ये भी जानता था कि अब कल्पना पहले वाली कल्पना नहीं थी जो उसकी ऊंची आवाज को चुपचाप बर्दाश्त कर लेगी। इसलिए कपिल ने कल्पना से बहस न करना ही उचित समझा और वहां से चला गया। कपिल से बात होने के बाद कल्पना ने तुरंत अमृता को कॉल किया और उसे सारी बात बता दी, साथ ही उसे धन्यवाद भी दिया। अमृता ने कहा कि इसमें धन्यवाद किस बात की दीदी, ये तो आपकी सच में काबिलियत है। मैंने तो बस आपको रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर तो अकेले आप ही चलेंगी। कल्पना ने कहा कि नहीं अमृता, मैं तो पूरी तरह से हिम्मत हार चुकी थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और अगर उस वक्त तूने मुझे रास्ता नहीं दिखाया होता तो पता नहीं मैं ये सब कैसे कर पाती। कल रात से ही मैं बहुत चिंता में थी और कुछ सोच भी नहीं पा रही थी कि मैं कपिल को कैसे समझाऊं, क्योंकि कपिल तो बहुत ही होशियार और तेज भी।
वो भला मेरी बात क्यों मानेंगे। और तभी मुझे तेरा ख्याल आया और मैंने तुझे आधी रात को ही कॉल कर दिया और तुझे अपनी सारी समस्या सुना दी, लेकिन तूने तो चुटकियों में ही मेरी हर समस्या को दूर कर दिया। अमृता ने कहा कि कैसे नहीं करती दीदी, अरे ये सब इतना ज्यादा नहीं है दी, ऑफिस के काम भी इंसान पहले सीखता है और फिर करता है। इसलिए मैंने आपसे जीजू के प्रोजेक्ट वाली फाइल की फोटो मांग करके उसे अच्छे से रीड किया और उसकी असली वजह को जान करके आपके लिए बेस्ट प्रोजेक्ट तैयार कर दिया और फिर कपिल के बॉस से सारी बात बता करके उन्हें सारा सच बता दिया। और सच कहूँ तो दी, ये सब उनकी वजह से हुआ है। अगर वो आपके इस प्लान में अपना सहयोग नहीं देते तो शायद ही आप जीजू के ऑफिस तक पहुंच पाती। कल्पना ने कहा कि हाँ, कपिल के बॉस सच में बहुत अच्छे हैं। मैं कभी उनसे मिली तो नहीं थी, पर कपिल को हमेशा फोन पर अपने दोस्त से अपने बॉस की बुराई करते सुना था। पर आज जब उन्होंने एक पत्नी की पीड़ा को समझ करके उसका साथ दिया, तब मैं समझ गई कि लोगों को दूसरों को देखने का नजरिया गलत होता है। वो जैसे सामने वाले को देखते हैं उन्हें वैसा ही मान लेते हैं। अमृता ने कहा कि दी, अब ये सब छोड़िए और आगे क्या करना है ये बताइए। कल्पना ने कहा कि ओ मैं तो तुझे मिल करके बताती हूँ, पहले मैं अपने पति को तो अच्छे से जान लूं कि वो आखिर हैं कैसे इंसान। घर पर तो अपनी पत्नी को अनपढ़ गंवार का नाम दिया है, अब बाहर की भी उनकी जिंदगी से रूबरू हो जाऊं। अमृता ने कहा कि ठीक है दीदी, आपको जब मेरी जरूरत होगी तो आप मुझे जरूर कॉल करिएगा। कल्पना के ऑफिस आने से अब कपिल की बड़ी चिंता हो गई थी और अब ये चिंता कपिल को क्यों थी ये कपिल किसी से खुल करके कह भी नहीं सकता था, सिवाय अपने ऑफिस वाले दोस्त से। कपिल भाग करके अपने दोस्त के पास गया और जा करके उससे अपनी सारी समस्या बता दी। कपिल के दोस्त ने कपिल से कहा कि तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी के बीच तलाक होने वाला है तो फिर क्या दिक्कत है, वो ये यहाँ काम करे या कहीं और। कपिल ने कहा कि दिक्कत मुझे अपनी पत्नी से नहीं बल्कि कपिल के दोस्त ने कहा कि बल्कि क्या कपिल। कपिल ने कहा कि रंजना से है। कपिल के दोस्त ने कहा रंजना, कौन रंजना। कपिल ने कहा कि तू उसे जानता है, वो हमारे साथ इसी ऑफिस में काम करती है। कपिल के दोस्त ने आश्चर्य से कहा, कहीं तू उस रंजना की तो बात नहीं कर रहा है जो हमारे बॉस की बेटी है। कपिल ने नीचे सिर करके हाँ में जवाब दिया। कपिल की सहमति सुन करके कपिल के दोस्त की आंखें फटी की फटी रह गई और उसने कहा कि तुझे होश भी है कि तू क्या बोल रहा है। रंजना, वो रंजना हमारे बॉस की बेटी है, वो शादीशुदा है। कपिल ने तुरंत कहा कि उसने अपने पति को छोड़ दिया है और उसका बहुत जल्द तलाक भी होने वाला है। कपिल के दोस्त ने कहा कि होने वाला है, हुआ तो नहीं है ना। कपिल ने कहा कि होना तो मेरा और कल्पना का भी तलाक है। कपिल के दोस्त ने कहा कि और तेरा और कल्पना भाभी का रिश्ता अलग है, तुम दोनों के बच्चे हैं। कपिल ने कहा कि क्या जिनके बच्चे होते हैं उनका तलाक नहीं होता है। कपिल के दोस्त ने कहा कि जरूरी तो नहीं है कि जितनी जल्दी तुझे तलाक की हो उतनी तेरी पत्नी को भी हो। कपिल ने कहा कि अरे वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, वो भी मुझे प्यार नहीं करती। कपिल के दोस्त ने कहा कि ऐसा तू कैसे कह सकता है कि वो तुझसे प्यार करती है या नहीं, उसने कभी कहा है तुझसे। कपिल ने कहा कि उसने कभी ये भी तो नहीं कहा है कि वो मुझसे प्यार करती है। कपिल के दोस्त ने कहा कि अरे तू भी कितनी नासमझी वाली बातें करता है, अरे वो तेरे साथ 19 साल से रह रही है, तेरे साथ ना सिर्फ अपना जीवन बल्कि अपना जिस्म तक उन्होंने बांटा, दिन रात तेरा और तेरे घर का ध्यान रखा। और मैं भी एक शादीशुदा मर्द हूँ तो इतना अपने अनुभव से कह ही सकता हूँ कि एक औरत बिना प्यार के तो इतना सब कुछ नहीं कर सकती, फिर वो चाहे उसका पति हो या कोई और ये सब छोड़ और तो मुझे बता कि तुझे कैसे पता चला कि तू वो रंजना से प्यार करता है। अरे जिस औरत के साथ तू 19 साल से रह करके भी उससे प्यार ना कर सका, तो ये रंजना तो अभी 2 साल पहले ही अपने पति को छोड़ करके अमेरिका से आई है। अरे वो औरत जब अपने 2 साल की शादी के रिश्ते को भी नहीं निभा पाई तो तेरे साथ अपनी बाकी की जिंदगी क्या निभा पाएगी। कल को तुझसे भी अच्छा कोई मिलेगा तो वो उसके साथ निकल जाएगी, फिर तेरा क्या होगा, वो सब बाद की बात है। पर इस कल्पना को तो मैं अब और अपनी जिंदगी में नहीं बर्दाश्त कर सकता। और अगर रंजना ने एक को छोड़ करके दूसरे से प्यार किया है
तो ये अब आम बात है हम मॉडर्न लोगों के लिए। अरे विदेश में तो ऐसा होता है, जब जिसको जो अच्छा लगा वो उसके साथ रह सकता है। और फिर मुझे रंजना जैसी मॉडर्न लड़की की ही हमेशा से चाहत थी, पर मेरे बापूजी की वजह से मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाया और इस अनपढ़ गंवार से शादी करना पड़ा मुझे। अरे ये अपना इंट्रो तक ढंग से नहीं दे पाती है, और कपड़े देखे हैं कैसे पहनती है। 40 की है पर 60 साल की लगती है। ना कपड़े पहनने का तरीका है न वो ना सजने संवरने का शौक है। मुझे तो क्या, ये तो किसी को भी पति को अपने ओर आकर्षित नहीं कर सकती। कपिल के दोस्त को अब कपिल के ऊपर बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत कपिल का हाथ पकड़ा और शीशे के सामने ले जा करके खड़ा कर दिया और कहा कि अपने आप को देख, तेरी तोंद निकल आई है कल्पना भाभी के हाथ का स्वादिष्ट खाना खा करके। और अपने सिर के बाल देख जो तेरे सिर से झड़ चुके हैं, तुझे चंगुला बना रहे हैं। अरे पहले खुद को देख और फिर दूसरों में कमी निकाल। अगर एक आदमी खूबसूरत और मॉडर्न औरत चाहता है तो एक औरत को भी ये पूरा अधिकार है वो अपनी पसंद के मर्द के साथ रहे। पर एक औरत को तो अपने पति को ही अपना परमेश्वर मान लेती है और उसकी पूजा करती है, फिर चाहे पति काला हो, मोटा हो, छोटा हो या फिर बेरोजगार हो या फिर तेरी तरह अधर्मी ही क्यों ना हो। अरे शादी के बाद जब एक औरत अपने पति को उसकी हर कमी के साथ स्वीकार कर लेती है, तब एक आदमी क्यों दूसरे की पत्नी से अपनी पत्नी की तुलना करता रहता है। अरे मैं भी एक पति हूँ और मैं अपनी पत्नी को अपने आप से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ कि उसे मेरी या मेरे घर वालों की वजह से कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि वो अपना घर परिवार सब कुछ मेरे लिए छोड़ करके आई है, ना सिर्फ एक दिन के लिए बल्कि अपनी पूरी जिंदगी भर के लिए। और अगर ऐसे में मैं भी उसका साथ छोड़ दूंगा तो वो बेचारी कहाँ जाएगी। कपिल ने कहा कि देख यार, ये अपनी अपनी सोच होती है और मेरी सोच तो यही है कि ये जिंदगी एक बार मिलती है तो इस जिंदगी को खुल करके जीना चाहिए, जब मौका मिले तब जीना चाहिए। और मन का जीवन साथी मिल जाए तो उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कुछ मुश्किल है तो मन पसंद का जीवन साथी मिलना। क्योंकि आज की दुनिया में सब एक दूसरे से बहुत अलग सोच रखते हैं और मैं कोई नियत का तो गिरा इंसान हूँ नहीं कि आज इसको कल उसको चाहता फिरूंगा। अरे अपनी शादी के 17 साल मैंने भी ईमानदारी से रहे और जब मुझे रंजना मिली और उसकी सोच मेरी सोच से मिली तो हम दोनों ही बेरंग जिंदगी से जैसे रंगों की बरसात हो गई। जो खुशी मैं कल्पना के साथ 19 सालों में एक पल नहीं पाया, वो खुशी मुझे रंजना के साथ इन 2 सालों में हर पल मिली। तो फिर मैं क्यों कल्पना को छोड़ करके रंजना के साथ शादी ना करूं। कपिल के दोस्त ने कहा कि देख कपिल, मैं तुझे जितना समझा सकता था मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर तुझे तो अब प्यार का बुखार चढ़ चुका है, इसलिए अब तेरे साथ कोई भी बात करके कोई फायदा नहीं है। कपिल ने कहा तो फिर अब एक दोस्त होने के नाते मेरी मदद कर और मुझे बता कि मैं क्या करूं। कपिल के दोस्त ने कहा कि जब तेरा और तेरी पत्नी का तलाक हो ही रहा है तो फिर अब उससे छिपाने का क्या मतलब है। वो अब तुझे रंजना के साथ देखे या फिर किसी और के साथ, क्या फर्क पड़ता है। कपिल ने कहा कि मुझे कल्पना से नहीं बल्कि रंजना से सच पता चल जाने से फर्क पड़ता है। कपिल के दोस्त ने कहा कि किस बात का, तेरी पत्नी अब तेरे ही ऑफिस में जॉब करती है, इस बात का। कपिल ने कहा कि नहीं, वो मैंने रंजना से एक झूठ कहा है कल्पना को लेकर के। कपिल के दोस्त ने कहा कि कौन सा झूठ। कपिल ने कहा कि मैंने कहा कि मेरी पत्नी अपनी दूसरी औलाद को जन्म देने के बाद ही गुजर गई थी और मैंने अकेले ही अपने दोनों बच्चों को पाला है और रंजना को इमोशनल फूल बना करके उसे अपने प्यार में फंसाया। कपिल की बात सुन करके कपिल के दोस्त को कपिल के ऊपर बहुत गुस्सा आया और उसने अब कपिल के ऊपर चीखते हुए कहा कि तेरा दिमाग खराब है क्या। तुझे तेरी पत्नी पसंद नहीं है इसलिए तूने अपनी पसंद की लड़की ढूंढी, वहां तक तो मैं समझ सकता हूं, पर अपनी पत्नी को मरा बोल करके तूने एक और लड़की के साथ धोखा किया। मतलब ये सिर्फ तू अपनी पत्नी के साथ नहीं बल्कि उस लड़की के साथ भी कर रहा है जिससे तू प्यार करने का दावा कर रहा है। यार कपिल, तू करना क्या चाहता है। इतना बड़ा धोखा ना सिर्फ तूने अपनी पत्नी को बल्कि उस औरत को भी दिया है जिसके लिए तू अपनी पत्नी को भी छोड़ रहा है।
आखिर तूने इतना बड़ा झूठ बोला क्यों? कपिल ने कहा, तो और क्या करता मैं? जिस औरत के साथ मैं खुश ही नहीं था, उसे और कितने ही दिन झेल पाता। और फिर मैं कोई आवारा थोड़े ना हूँ जो आज इसके साथ तो कल उसके साथ। अरे 17 सालों से मैं भी मजबूरी का रिश्ता निभा ही रहा था, पर जब मुझे वो मिली जिसकी तलाश मुझे हमेशा से थी, तो उसे इस अनपढ़ गंवार की वजह से कैसे जाने देता, जिसका खुद तो कोई भविष्य नहीं है, वो मेरा भी भविष्य बर्बाद कर दे। कपिल के दोस्त ने कहा, तो अपनी पत्नी को मार करके तू अपनी प्रेमिका से सिंपैथी पाने गया था, और अब जब तेरी पत्नी तेरे ही ऑफिस में तेरी ही टीम लीडर बन करके तेरे साथ काम करेगी, तब तू क्या कहेगा अपनी प्रेमिका से कि भगवान ने तेरे साथ चमत्कार कर दिया तेरी पत्नी को जिंदा करके? कपिल ने कहा कि वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं। कल्पना अब पहले वाली कल्पना भी नहीं है जिसे मैं बस अपनी आंखें दिखा करके चुप करा सकूं। वो तो अब मेरे आंख दिखाने पर मुझे ही खा जाने के लिए दौड़ जाती है, और जवाब तो ऐसे देती है जैसे मैं उसे अपनी नहीं बल्कि वो मुझे अपनी कमाई खिला रही हो। पता नहीं ये माँ गौरी जैसी लड़की को पत्नी बना करके लाओ तो उनमें कई साल बाद अचानक से माँ काली कहाँ से दिखने लगती हैं। और अगर रंजना को ये सच पता चला कि मैंने उससे झूठ कहा है और अपनी पत्नी को लेकर के, तो वो मुझे भी छोड़ देगी, क्योंकि जब वो अपने पति को छोड़ सकती है तब तो मैं उसकी लाइफ का अफेयर मात्र हूँ। कपिल के दोस्त ने कहा कि मैं तुझे अभी भी यही कहूंगा कि तू जा करके अपनी पत्नी कल्पना और रंजना दोनों से ही सच बोल दे। फिर जो तेरी किस्मत में होगा वो रुकेगा तेरे साथ तेरा सच जानने के बाद, और जो चली जाएगी वो सोच लेना वो तेरे लिए थी ही नहीं। कपिल ने कहा कि नहीं, मैं अब यहाँ तक आ गया हूँ तो सच नहीं बोल सकता। जब सब कुछ मेरे हिसाब से हो रहा है, मेरा और कल्पना का तलाक, फिर मेरी और रंजना की शादी। कपिल के दोस्त ने कहा कि झूठ की बुनियाद में रिश्ता बना ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, पर फिर भी मैं तेरा दोस्त होने के नाते ये कभी नहीं चाहूंगा कि तू किसी मुसीबत में आए, इसलिए अब तू क्या करेगा? कपिल ने कहा कि एक नए झूठ की तैयारी, और इतना कह करके वो रंजना से मिलने चला गया। कपिल का दोस्त भी जैसे ही वहां से जाने लगा तो उसकी नजर दरवाजे के पीछे खड़ी कल्पना पर पड़ी, जो अपने मुंह में हाथ रख करके चुपचाप रो रही। कल्पना को ऐसी हालत में देख करके कपिल के दोस्त ने तुरंत कल्पना को आवाज दी और अंदर अपने केबिन में आने के लिए कहा। कल्पना चुपचाप जा करके वहां रखी चेयर पर बैठ गई, पर उसका रोना अभी भी चालू था। कपिल के दोस्त को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस तरह से एक पत्नी को शांत करवाए कि उसका पति एक बेवफा है, क्योंकि औरत दुनिया का हर दुख सह लेती है, यहाँ तक कि वो एक औलाद का दुख भी झेल लेती है, पर अपने जीवन साथी की बेवफाई वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। कपिल के दोस्त ने कल्पना की तरफ पानी का ग्लास दिया। अब कल्पना ने भी अपने आंसू पोंछे और वो पानी पी लिया। कपिल के दोस्त ने कहा, तो आपने मेरी और कपिल की सारी बातें सुन ली हैं? कल्पना ने सिसकियां मारते हुए हाँ में सिर हिलाया। कपिल के दोस्त को कल्पना की हालत देख करके बहुत दुख हो रहा था, पर वो बेचारा कर भी क्या सकता था। उसने एक दोस्त होने के नाते कपिल को समझाने की बहुत कोशिश की थी, पर कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। बस कपिल के साथ भी वही हो रहा था। कपिल के दोस्त ने कल्पना से माफी मांगते हुए कहा कि मुझे माफ करिएगा। तभी कल्पना ने कहा कि आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। दोस्त तो मेरा और मेरे हुलिया का है, जिसकी वजह से मैं अपने पति की पत्नी हो करके भी उनके दिल तक ना पहुंच पाई। और फिर मैंने सुना कि आपने अपने दोस्त को समझाने की बहुत कोशिश की, पर जब कोई समझना ही नहीं चाहता तो आप भी क्या कर सकते हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप माफी मांग करके मुझे शर्मिंदा मत करिए। कपिल के दोस्त ने कहा कि पर आपको इसके लिए कुछ करना चाहिए। आपको भी पता है कि ये गलत है, ना सिर्फ आपके साथ बल्कि उस औरत के साथ भी जो कपिल पर भरोसा करके अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करना चाहती है।
अगर उसे कपिल से भी धोखा मिला तो वो जिंदगी में कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगी। इसलिए आपको अपने लिए ना सही पर कम से कम उस औरत के लिए तो आवाज उठानी ही चाहिए। कल्पना ने कहा कि जब दो लोग आपस में प्रेम करते हैं तो भला इसमें मैं क्या कर सकती हूँ सिवाय उन दोनों की जिंदगी से दूर जाने के। कल्पना ने ये बात बहुत ही भारी मन से कही। कपिल के दोस्त ने कहा कि आपसे एक बात पूछूं भाभी, अगर आपको बुरा ना लगे। कल्पना ने कहा कि आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। कपिल के दोस्त ने कहा कि मेरी आंखें आपकी आंखों में कपिल के लिए प्यार देख रही हैं, तो क्या ये सच है या फिर मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? कपिल के दोस्त की बात सुन करके कल्पना ने चौंक करके उसकी तरफ देखा और अब वो खुद को संभाल नहीं पाई और फूट फूट करके रोने लगी। कपिल के दोस्त ने कहा कि मुझे मेरा जवाब मिल गया भाभी। कहा कि कितनी हैरानी की बात है, ये प्यार उस इंसान को नहीं दिखा जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी का एक एक पल समर्पित कर दिया। और फिर अगर मैं ऐसे प्यार को लड़ करके भी पा लूंगी तो क्या मतलब, जब वो इंसान ही मेरे साथ खुश नहीं होगा। क्योंकि वो इंसान मेरी खुशी में खुश नहीं हो सकता क्योंकि उसने मुझसे प्यार नहीं किया है, पर मैं उसकी खुशी से खुश हो सकती हूँ क्योंकि मैंने उनसे बहुत प्यार किया है। इसलिए अगर वो उस औरत के साथ खुश हैं तो मैं बिना किसी शिकायत के उनकी जिंदगी से चली जाऊंगी, बल्कि मैं इस ऑफिस से भी अब चली जाऊंगी। मैं तो यहाँ अपने पति का प्यार और सम्मान पाने आई थी, पर यहाँ आकर के मुझे मेरे पति का प्यार जानने को मिला। कल्पना इतना कहते कहते बहुत दुखी हो गई। कपिल के दोस्त ने कल्पना को समझाते हुए कहा कि आप जिसे अपने पति के प्रेम का नाम दे रही हैं वो इस संसार में फंसी हुई माया है। अरे प्यार तो इंसान की आत्मा से किया जाता है, उसके शरीर और कपड़ों से नहीं। कपिल आपसे इसलिए प्यार नहीं करता है कि आप सुंदर नहीं हैं या फिर आपके पहले वो किसी और से प्यार करता था, बल्कि वो आपसे इसलिए प्यार नहीं करता क्योंकि आप मॉडर्न नहीं हैं, उन औरतों की तरह अपने अंगों का प्रदर्शन नहीं करती हैं जो गैर मर्दों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कल्पना ने कहा कि तब तो मैं ऐसी कभी नहीं बन सकती हूँ और ना ही बनना चाहती हूँ, क्योंकि एक औरत की इज्जत मान मर्यादा ही उसका पहला आभूषण है और ये हमारे देश की संस्कृति है और नारी उसका गौरव है। मैं अपने अंगों का प्रदर्शन करके अपने देश की मान मर्यादा को तो भंग नहीं कर सकती। तभी कपिल के दोस्त ने कहा कि ये बात आप समझा तो सकती हैं ना अपने पति को कि वो शादी जैसे पवित्र रिश्ते का अपमान नहीं कर सकता, अपने लिए ना सही कर अपने देश के मान सम्मान के लिए। क्योंकि अगर इस दुनिया में एक कपिल को ये बात समझ में आ गई तो एक दिन हर कपिल इस रिश्ते मजबूती को समझ सकेगा। कपिल के दोस्त की बात सुन करके कल्पना के अंदर भी अब हलचल होने लगी और उसने बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखा। कपिल के दोस्त ने कल्पना की तरफ बड़े आत्मविश्वास से देखा तो कल्पना को भी अब खुद पर यकीन होने लगा। वो थोड़ी देर तक तो चुप रही, फिर अचानक ही पूरे आत्मविश्वास से खड़े होकर के बोली कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, मुझे अपने रिश्ते के लिए नहीं पर अपने रीत रिवाज के सम्मान के लिए जरूर ये कदम उठाना चाहिए। कल्पना का ये जोश देख करके कपिल के दोस्त को भी अब सुकून मिला कि उसकी कोशिश सही जगह पर करने से रंग लाई, वरना वो कपिल को समझा समझा करके अपना सिर भी पटक डालता तो भी कपिल के कुछ समझ में नहीं आने वाला था। कपिल के दोस्त ने कल्पना के आत्मविश्वास को देख करके कहा कि तो भाभी, अब आप क्या करने वाली हैं? कल्पना ने कहा कि अभी तक तो कुछ सोचा नहीं है, पर ऐसा कुछ जरूर करूंगी जिससे इस बार ऊंट खुद पहाड़ के नीचे आ जाए। कपिल के दोस्त ने कहा कि आपको जब भी मदद की जरूरत होगी आप मुझे जरूर याद करिएगा। कल्पना ने कपिल के दोस्त को देख करके एक स्माइल दी और वहां से अपने केबिन में चली गई। कल्पना ने हिम्मत तो बांध ली थी कपिल को सबक सिखाने की, पर कपिल ने जो भी उसके साथ किया था उसके लिए वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी और वो अब अकेले में बैठे बैठे अपने बीते कल की हर एक बात को याद करने लगी। अब उसे समझ आ रहा था कि क्यों पिछले 2 सालों से कपिल ऑफिस के काम के बहाने से एक हफ्ते की छुट्टी लेकर के बाहर जाया करता था और घर आकर के कल्पना से उखड़ा उखड़ा रहता था।
क्यों जब भी कल्पना सज संवर करके कपिल के पास रात में बिस्तर पर जाती थी तो कपिल फोन की तरफ देख करके मुस्कुराता रहता था और सामने बैठी कल्पना को अनदेखा करता रहता था। कल्पना ने खुद में विचार किया कि आज एक बात और साफ हो गई कि जिस तरह मेरे और मेरी सास के रिश्ते खराब होने की वजह मुझ में कमी होना नहीं बल्कि मेरी सास के दिमाग की निम्न स्तर की मानसिकता थी, ठीक उसी तरह मेरे और मेरे पति के बीच रिश्ता खराब होने की वजह भी मेरे में कमी होना नहीं है बल्कि मेरे पति के आचरण में कमी से है। और आज तक मैं खुद को इसका जिम्मेदार मानती रही कि मैं एक पत्नी हो करके अपने पति की ख्वाहिशों को पूरा ना कर सकी। कितनी बार शीशे में खड़े हो करके खुद को बदलने की कोशिश की पर हर बार नाकामयाब ही रही। पर कामयाब होती भी कैसे जब मेरे पति ने अपने दिल और अपनी जिंदगी में किसी और को जगह दे दी हो तो उन्हें मेरा सजना संवरना कहाँ दिखता जब उनकी आंखों में किसी और का जादू छा गया था। मैं भी ना कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ जो अपने पति के साथ 19 साल रह करके भी उसे समझ ही नहीं पाई। मेरे पति ने मुझे सिर्फ इसलिए अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया क्योंकि मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, मैं मॉडर्न नहीं लगती थी। और एक गैर औरत को इसलिए अपनी पत्नी की जगह दे दी क्योंकि वो इंग्लिश बोलती थी, वो मॉडर्न दिखती थी। अरे वो इतनी ही अच्छी इंग्लिश बोलती थी और इतनी मॉडर्न दिखती थी तो फिर उसके और उसके पति के बीच क्यों नहीं बन पाया और वो दोनों अलग क्यों हो गए। आखिर उसके पति को भी तो अपनी पत्नी से कोई शिकायत रही होगी क्योंकि उसे उसकी सुंदरता के सिवा उसमें बाकी सब तो भी देखा ही होगा। जब एक मर्द ऐसा सोच सकता है तो दूसरा मर्द ऐसा क्यों नहीं सोचता। मैं अपनी पत्नी के किए का दोष उस औरत को नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पति ने खुद ये स्वीकारा है कि उसने उस औरत को झूठ बोल करके अपने प्यार के जाल में फंसाया है। और मुझे इस बात का भी दुख इतना नहीं है कि उन्होंने मुझसे नहीं बल्कि किसी और से प्यार किया, बल्कि इस बात का दुख है कि मुझे धोखा दे करके भी वो दूसरी औरत के साथ भी सच्चा प्यार नहीं कर पाए। मेरे साथ जो हुआ उसे तो शायद मैं सह भी लेती और चुपचाप कपिल की जिंदगी से चली जाती, पर उन्होंने जो उस रंजना के साथ किया है उसका हिसाब तो उन्हें अब देना ही होगा, न सिर्फ मुझे बल्कि अब रंजना को भी। तो मिस्टर कपिल अब आप भी रेडी हो जाओ क्योंकि अब ये कल्पना आपको आपकी कल्पना से भी परे दिन दिखाने वाली है। कल्पना ने तुरंत अपनी बहन अमृता को कॉल किया और उसे मिलने के लिए अपने घर बुलाया। कल्पना भी बॉस से बात कर घर के लिए चली गई, पर कपिल अभी भी कल्पना को लेकर के बहुत परेशान था कि कहीं उसके आ जाने की वजह से रंजना को उसका सच ना पता चल जाए और वो कपिल को छोड़ दे। कल्पना जैसे ही घर पर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी सास शकुंतला जी अपनी सहेली के साथ बैठ करके गप्पे मार रही थी और कह रही थी कि क्या बताऊं अब मैं तुझे अपनी बहू के बारे में। अरे वो तो इतनी कामचोर है कि सुबह से उठ करके बस इधर की उधर करने के सिवा एक काम नहीं छूती। अरे आज सुबह का नाश्ता खाना सब मैंने बनाया है, क्या करूं, एक माँ हूं ना, तो अपने बच्चों को कैसे भूखा जाने दूं। और फिर तुझे पता है अभी जब मेरी बहू आएगी तो आते ही उसके लिए चाय नाश्ता बना करके दूंगी। मैं अपनी बहू को तो अपनी बेटी मानती हूँ, पर मेरी किस्मत इतनी फूटी है कि मेरी बहू ने आज तक मुझे अपनी माँ तो क्या सास भी नहीं माना। जबकि मेरे बेटे के लिए तो विदेशी लड़कियों की लाइन लगी थी और एक से बढ़ करके एक घर के, पर मैंने और मेरे पति ने ही कल्पना को अनपढ़ होते हुए भी अपने घर की बहू बनाया। तभी कल्पना ने घर में घुसते हुए कहा कि जिसे आप आज तक अपनी अनपढ़ बहू ही कहती आ रही हैं। शकुंतला ने देखा कि कल्पना ने उसकी बात सुन ली है तो उसने सोचा कि कहीं कल्पना उसकी सहेली के सामने सारा सच ना बोल दे, इसलिए उसने बात बनाते हुए कहा कि अरे वो तो मैं तुझे प्यार से कहती हूँ। कल्पना ने हैरानी से अपनी सास की तरफ देखा और शकुंतला जी को कहा इसका फर्क पड़ने वाला था। तभी शकुंतला जी की सहेली ने कल्पना से कहा कि अरे बेटी तुम भी खुद को बदलो ना, अरे आजकल फैशन का जमाना है, अगर तुम खुद नहीं बदलोगी तो इस बदलते हुए जमाने में पीछे रह जाओगी। अरे मेरी बहू को देखो, वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती है कि उसे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिली है और वो भी अच्छी सैलरी के साथ, ऊपर से इतनी मॉडर्न कि मेरे पति तो कहते हैं कि इसे तो मॉडल होना चाहिए।
कल्पना को अब समझ आ चुका था कि उसकी सास के दिमाग में इतनी फालतू बात आने का कारण क्या है, क्योंकि ऐसे ही लोग होते हैं जो नकारात्मक को न सिर्फ अपने घर में बल्कि दूसरे के घर तक फैलाने का काम करते हैं। इसलिए कल्पना ने कहा कि जी, अब मैं ठीक कह रही हूँ, मैं जरूर इस बारे में कुछ सोचूंगी, पर अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे कुछ कहूँ। उसकी सास की सहेली ने कहा कि हाँ बोलो। कल्पना ने कहा कि आपकी बहू इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती है तो क्या वो आपसे भी इंग्लिश में ही बात करती है या फिर? तभी उसकी सास की सहेली ने कहा कि नहीं, वो तो सबसे इंग्लिश में ही बात करती है। कल्पना ने कहा तो आपके घर में सबको इंग्लिश आती है, क्या आपसे इतनी इंग्लिश आती है कि आप अपनी बहू की जो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही है उसे जवाब दे पाएं? अब शकुंतला जी की सहेली की हालत टाइट हो गई और उसने शर्मिंदगी से आंखें नीची करके कहा कि नहीं, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। तब कल्पना ने कहा कि फिर आप अपनी बहू से बात कैसे करती हैं, क्योंकि आपने ही बताया कि आपकी बहू सबसे सिर्फ इंग्लिश में ही बात करती है। अब शकुंतला जी की सहेली को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कल्पना को क्या जवाब दे, क्योंकि अगर उसने सच कहा तो कल्पना और उसकी सहेली शकुंतला के सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी, और झूठ कहा तो कल्पना उसे उसके ही झूठ में फंसा करके रख देगी। शकुंतला की सहेली ने कहा कि वो मुझसे कभी कभी बात करती है, वो मेरे बेटे के साथ रहती है। कल्पना ने कहा कि क्यों, आपके साथ क्यों नहीं रहती आपकी मॉडर्न बहू? और जहाँ तक मुझे पता है कि आपको भी एक बेटा ही है, तो फिर आपका दिल इतना बड़ा है कि आप अपने इकलौते बेटे से दूर रह रही हैं, वो भी एक ही शहर में रह करके। शकुंतला जी की सहेली के चेहरे में अब पसीना आने लगा था और उसकी बोलती भी बंद हो गई थी कल्पना के सवालों के आगे। उसने कहा कि अरे ओ, मैंने ही उसे कहा कि तुम दोनों की नई शादी है तो थोड़ा अपनी लाइफ एंजॉय करो, फिर हम सब साथ में ही रहेंगे। तब कल्पना ने कहा कि नई शादी? आपकी बहू को तो आए पूरे 8 साल हो गए हैं, फिर नई शादी कैसे हुई? और आपकी बहू इतनी मॉडर्न है तो आपने क्यों इतनी सादगी सी साड़ी पहनी हुई है और अपने आंचल से अपना सिर भी ओढ़ा हुआ है? ये तो मॉडर्न लोग नहीं करते हैं, ये तो हमारे देश की संस्कृति है और सभ्यता है। फिर क्या आपको मॉडर्न होना अच्छा नहीं लगता है? आपने क्यों इंग्लिश बोलना नहीं सीखा? क्या आपको इंग्लिश बोलना अच्छा नहीं लगता? और आपकी बहू फिर सुबह शाम अपने घर में पूजा कैसे करती होगी और आरती वो कैसे करती होगी? क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार तो आरती और मंत्र अब इंग्लिश में तो होते नहीं हैं, वो तो हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा में ही होते हैं। तो क्या फिर आपके घर में पूजा पाठ नहीं होती है? शकुंतला की सहेली अब समझ गई कि ये कल्पना आज उनकी सारी पोल खोल करके ही रहेगी, इसलिए उसने शकुंतला जी से कहा कि मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है तो मैं अपने घर जा रही हूँ, फिर टाइम मिलते ही आऊंगी। और वो जाने लगी। तभी कल्पना ने कहा कि जिसके घर खुद कांच के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारते हैं। इतना सुनने के बाद अब शकुंतला जी की सहेली ऐसे उड़नछू हुई कि उसका दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था। पर शकुंतला जी को ये बात कहाँ समझ आने वाली थी, वो तो बस लग गई कि हे प्रभु, सबको तूने कितनी अच्छी किस्मत दी है और एक मेरी किस्मत जिसमें ऐसी अनपढ़ बहू लिख करके भेज दी है। कितनी भी कोशिश कर लूं पर इस गंवार को कैसे मॉडर्न बनाऊं? जहां देखो जब देखो जिसके सामने देखो इसके अनपढ़ होने की वजह से मेरी और मेरे बेटे की नाक ही कट जाती है। कल्पना ने कहा कि आपने अभी अभी देखा कि आपकी सहेली ने अपनी बहू की कितनी झूठी तारीफ की, जबकि उनके घर की सच्चाई को हर कोई जानता है कि उनकी बहू उनके साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि उसके सास ससुर को इंग्लिश बोलना नहीं आता और ना ही वो लोग मॉडर्न हैं। इसलिए वो शादी के 2 महीने बाद ही अपने पति को लेकर के एक ही शहर में दूसरे घर में रहने लगी और कभी भी अपने ससुराल को पलट करके नहीं देखा। लेकिन आपकी सहेली ने यहाँ आ करके अपने बहू की आपसे इतनी झूठी तारीफ की और आपके दिमाग में उल्टा सीधा भर दिया। अरे आप तो सच देख सकती हैं, सुन सकती हैं, फिर जो जवाब मैंने आज उन्हें दिया वो आप भी तो दे सकती थी, फिर आप उनके बहकावे में क्यों आ गई? सुनो सबकी, ये बात सही है पर कान को कच्चा होना या ये सही नहीं है।
आप जानती हैं कि उनकी मॉडर्न बहू ने उनका जीना खाना हराम कर दिया है। वो शाकाहारी लोग हैं, पर उनकी बहू ने जबरदस्ती उनके घर पर नॉन वेज बनाया और उनके मना करने पर उल्टा उन्हें ही 4 बातें सुना दी। अरे कुछ लोग होते ही हैं कि जैसे उनके घर की जैसे सुख शांति भंग हुई तो वो दूसरों के हंसते खेलते घर में भी क्लेश करवा दे। पर ये समझदारी तो हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमें किसकी बात सुननी चाहिए और किसकी सुन करके भी अनसुनी कर देनी चाहिए। पर नहीं, आप तो हमेशा अपनी अनपढ़ बहू का रोना हर किसी के सामने ले करके बैठ जाती हैं। अरे आप ही जब अपने घर की बुराई करेंगी तो बाहर वाले हमारा मजाक बनाएंगे ही। शकुंतला जी ने कहा कि तू कहना क्या चाहती है कि इस घर में जो हो रहा है उसकी वजह मैं हूँ, तू नहीं। कल्पना ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। मैं तो बस आपसे इतना कह रही हूँ कि आप दूसरे लोगों की बात सुन करके उस पर यकीन मत किया करिए, बल्कि पहले सत्य को समझिए और फिर उस पर विचार करिए। शकुंतला जी ने कहा कि तू अपना ये ज्ञान अपने पास रख और एक बात साफ साफ सुन ले कि इस घर की शांति भंग होने का करना सिर्फ तेरा अनपढ़ होना, और अगर तू अनपढ़ नहीं होती तो मेरा बेटा आज अपनी मनपसंद औरत से शादी करके खुश रहता। कल्पना ने कहा कि और आप उस औरत को खुश रहने देती। शकुंतला जी ने बड़े ताव से कहा कि हाँ, अगर मेरे बेटे की खुशी उस औरत में होती तो मैं उसे बहुत मानती और कभी उससे किसी भी बात की शिकायत नहीं करती। कल्पना ने कहा कि तो फिर ठीक है, मैं आपके जीवन में ये दिन भी बहुत जल्दी लाऊंगी और तब मैं भी देखूंगी कि आप क्या करती हैं अपनी मॉडर्न बहू के साथ। कल्पना इतना कह करके अपने कमरे में चली गई और खिड़की के पास खड़े होकर के रोने लगी। एक तो वैसे भी उसे आज अपने पति का सच जानने के बाद उसे बहुत तकलीफ हुई थी और ऊपर से ये उसकी सास की ये हरकत। कल्पना पूरी तरह से इन सब बातों को सोच करके झुंझला चुकी थी और वो अपनी हिम्मत खो रही थी। एक पल को उसको लगा कि वो अपने दोनों बच्चों को लेकर के कहीं दूर चली जाए, पर फिर उसने सोचा कि अगर वो ऐसा करेगी तो आज नहीं लेकिन आने वाले वक्त में उसके बच्चे ही उसे गलत समझेंगे, क्योंकि वो तो अपने पिता की हकीकत को पूरी तरह से नहीं जानते हैं और फिर उन्हें ऐसा लगेगा कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए उन्हें उनके पिता से दूर कर दिया और कहीं फिर उनके मन में मेरे लिए नफरत ना पैदा हो जाए और फिर मेरे पति ने हमारी शादी का अपमान किया है, उन रीत रिवाजों का अपमान किया है जो हमारे देश की संस्कृति हैं, जिसकी वजह से हमारे देश की शादी बहुत ही अलग और अच्छी मानी जाती है। मैं अपने साथ हुए इस अत्याचार को सह सकती हूँ, पर अपनी संस्कृति का ऐसा अपमान कभी नहीं होने दूंगी। मैं एक कोशिश तो करके रहूंगी। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है और जो इंसान इस रिश्ते की पवित्रता को भंग करता है उसे तो सबका सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज एक कल्पना को अनपढ़ होने की वजह से छोड़ा गया है, आने वाले कल में एक रंजना को उसके मॉडर्न होने की वजह से छोड़ा जा सकता है। इसमें गलती एक औरत की नहीं कि वो एक अनपढ़ या मॉडर्न है इस वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है, बल्कि ये कमी एक मर्द की सोच में है जो वो औरत को अपनी जरूरत के हिसाब से तौलता है। बदलना है तो एक मर्द को अपनी सोच बदलनी चाहिए, ना कि एक औरत को अपना स्वभाव और आचरण। औरत तो वैसे ही अपने आप को पूरा बदल देती है, पहले अपने ससुराल वालों के लिए, फिर अपने पति के लिए और फिर अपने बच्चों के लिए, लेकिन उसका ये त्याग और बलिदान समझने की जगह एक मर्द उसे ही बदलने में लग जाता है। कल्पना ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे अमृता का कॉल आया। कल्पना ने कॉल उठाया और अमृता से कहा कि तुम जहां हो वहीं रहो, मैं आ रही हूं तुमसे मिलने। कल्पना अभी ही घर आई थी और अभी फिर से वो बाहर जाने लगी। तभी शकुंतला जी ने कल्पना से कहा कि जैसे जैसे तेरे तलाक की तारीख नज़दीक आने लगी है वैसे वैसे तेरे पैर घर से बाहर जाने लगे हैं। कल्पना ने कहा कि जब आप और आपका बेटा मुझे ना तो अपनी बहू और ना ही अपनी पत्नी मानता है तो फिर आपको मेरे घर से बाहर जाने आने से क्या तकलीफ है, और वैसे भी अब आप मुझे ये हर बार बाहर जाते समय टोकना बंद करिए, क्योंकि अब मैं आपकी बहू नहीं हूँ जो आप मुझे हर बात के लिए सवाल करें।
और मुझ पर हावी होने की कोशिश करें। मैं अब कब कहाँ किससे मिलने जाती हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आइंदा से आप मेरी इस बात का ध्यान रखिएगा। शकुंतला जी ने बड़े ताव से कहा कि तू भले ही अब मेरी बहू हो या ना हो, पर तू अभी भी मेरे बेटे के घर पर रह रही है, इसलिए मेरा पूरा अधिकार है कि तू क्या कर रही है मेरे घर में रह करके, ये जानने का। कल्पना को भी अब अपनी सास की बात सुन करके बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि आप ये बात मत भूलिए कि मैंने तलाक के लिए आपके बेटे से किसी भी चीज़ की मांग नहीं की है, वरना अगर मैं चाहती तो इस घर में भी अपना अधिकार ले सकती हूँ और फिर आप अपने जिस अधिकार की बात कर रही हैं वो भी खत्म हो जाता। कल्पना की बात सुन करके शकुंतला जी के पास अब कोई जवाब नहीं बचा और वो मुंह बना करके अपने कमरे में चली गई और कल्पना भी अपने रास्ते निकल गई। कल्पना को घर से गाये हुए अब बहुत वक्त हो चुका था और घड़ी में अब रात के 8 बज रहे थे, लेकिन अभी भी कल्पना का कोई अता पता नहीं था। बच्चे माँ की चिंता में परेशान थे और शकुंतला जी रात के खाने के लिए रात के 9 बजे जब कपिल खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आया तो उसने देखा कि आज फिर खाना नहीं बना है और ये देख करके कपिल ने अपनी माँ से कहा कि आज बिना खाए ही सोना पड़ेगा क्या। शकुंतला जी ने तुरंत मौके का फायदा उठा करके कल्पना की चुगली करना शुरू कर दिया और कहा कि अब मैं क्या बोलूं उस औरत को ही कोई लाज शर्म नहीं है अपने बच्चे और पति को भूखा छोड़ करके इधर उधर घूमने से। कपिल ने कहा कि तो माँ अब आप इसकी आदत डालिए, कल्पना आज है कल नहीं रहेगी, तब ऐसे तो मैं आपको ही इस घर को संभालना पड़ेगा, आप तब तो कल्पना के भरोसे नहीं बैठ सकती हैं। शकुंतला जी ने तुरंत कहा कि तो तू दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता है, वैसे भी तू कब से ये चाहता था, पर तब तेरे बापूजी ने ऐसा होने नहीं दिया, पर आज जब तुझे ये मौका मिला है तो इस मौके को हाथ से मत जाने दो। और वैसे भी अब ये अनपढ़ गंवार भी तेरी जिंदगी से जा ही रही है, तो अब तू अपनी बची हुई जिंदगी अपनी खुशी और मर्जी से जी ले बेटा। कपिल को पहले तो अपनी माँ की बात सुन करके बड़ी हैरानी हुई और उसने कहा कि माँ आप ये सब क्या कह रही हैं, दूसरी शादी, वो भी मैं और बच्चे। शकुंतला जी ने कहा कि बच्चों का क्या है, अब वो बड़े हो गए हैं और समझदार हैं, और फिर बेटा बच्चे आज नहीं तो कल अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे, पर सोच तू कैसे अपनी बाकी की जिंदगी काटेगा। तेरे बापूजी जब से मुझे छोड़ करके गए हैं तब से ये जिंदगी बड़ी बेरंग सी हो गई है, पर अब बुढ़ापा तो काटना ही होगा मुझे, लेकिन तेरी तो अभी उम्र है, तो फिर तू अपनी जिंदगी के बारे में क्यों नहीं सोचता है। कपिल ने कहा कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शकुंतला जी ने कहा कि नहीं, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी होगी कि मेरे घर में एक अनपढ़ बहू की जगह मॉडर्न बहू घर आएगी जो अपनी सुंदरता और इंग्लिश से मेरा पूरे मोहल्ले में नाम रोशन कर देगी। फिर मैं उसको ले करके हर जगह जाऊंगी और अपने साथ साथ उसकी भी वाहवाही लूटूंगी। कल्पना अपनी माँ की बात सुन करके थोड़ा असमंजस में पड़ गया था कि वो अपनी माँ को रंजना के बारे में बताए या नहीं, इसलिए उसने बात को घुमा दिया और कहा कि माँ मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, थोड़ी देर में घर आ जाएगा और फिर आप और बच्चे खाना खा करके सो जाइएगा। शकुंतला जी ने कहा कि और तू खाना नहीं खाएगा। कपिल ने कहा कि नहीं माँ मुझे भूख नहीं है, मुझे जरूरी काम से थोड़ा बाहर जाना है। शकुंतला जी ने हैरानी से कहा इतनी रात को। कपिल ने कहा कि आने वाली सुबह को खुशनुमा बनाने के लिए इस काली रात को जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा मुझे। शकुंतला जी ने कहा कि मैं कुछ समझी नहीं। कपिल ने कहा कि कुछ नहीं माँ, वक्त आने पर मैं आपको सब बता दूंगा। कपिल इतना कह करके बाहर की तरफ चला गया और ऑर्डर किया हुआ खाना घर पर आ गया, जिसे शकुंतला जी और बच्चों ने खा लिया। शकुंतला जी बिस्तर पर लेटे लेटे सोचने लगी कि बातों ही बातों में कल्पना को अब मेरा सच पता चल चुका है कि उसके और उसके पति के रिश्ते खराब होने की असली वजह मैं हूँ, और अब जो कल्पना मेरी आंखों के सामने है ये वो कल्पना नहीं जिसे मैं और कपिल के बाबूजी ब्याह करके लाए थे। अब अगर हम दोनों एक ही छत के नीचे रहे तो ये कल्पना कब क्या कर जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता, इसलिए मुझे कैसे भी करके अपने बेटे को दूसरी शादी के लिए
मनाना ही पड़ेगा। और फिर जब वो दूसरी आएगी तब उसको भी कल्पना की तरह अपने पैर की जूती बना करके रखूंगी। कल्पना देर रात से घर आई और फिर बिना शोर किए अपने कमरे की तरफ चली गई। उसने कपड़े चेंज किए और कपिल को सोता हुआ देख करके खुद भी सोने की कोशिश करने लगी। तभी कपिल ने कहा कि मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुम अभी तक कहाँ थी और किससे मिल करके आई हो, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मेरे लिए अब हमारे तलाक होने के बचे हुए दिन बड़ी बेसब्री से कट रहे हैं, और बेसब्री इस बात की है कि मैं किसी और के साथ अब अपनी बची हुई जिंदगी बिताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये मौका पहले नहीं मिला। पर अब जब मुझे जिंदगी ने दोबारा अपनी खुशियों को चुनने का मौका दिया है तो मैं अब इससे पीछे नहीं हटने वाला। मैं तुमसे तुम्हारी राय या इजाजत नहीं मांग रहा हूँ, मैं बस तुम्हें इसलिए ये सब बता रहा हूँ क्योंकि जिस कंपनी में तुम मेरे साथ काम करने आई हो, मैं उसी कंपनी की एक एम्प्लॉई से प्यार करता हूँ और हमारे तलाक होने के बाद उससे तुरंत शादी भी करना चाह। कल्पना ने कहा कि जब आपने अपना फैसला ले ही लिया है तो फिर मुझे बताने की भी क्या जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा दिल दुखी करके आपको ज्यादा खुशी मिलेगी। कपिल ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें जला करके या फिर दुखी करके मुझे क्या मिलेगा। तुम जा रही हो यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और बात रही तुम्हें बताने की, तो मैंने तुम्हें कभी इस लायक समझा ही नहीं कि मैं तुमसे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी शेयर करूं। वो तो बस मैं ये नहीं चाहता कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उसे ये बात पता चले कि तुम मेरी पत्नी हो। कल्पना ने कहा कि क्यों क्यों उसे नहीं पता चलना चाहिए कि मैं आपकी पत्नी हूँ? क्या वो मुझे देख करके आपको छोड़ देगी? कपिल ने कहा कि मैं तुम्हें और कोई सफाई नहीं देना चाहता। मैं जो चाहता था वो मैंने तुमसे कह दिया। अब तुम्हारी मर्जी, जो मन में आए वो करो, पर मेहरबानी करके मेरी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद मत करना। इतना कह करके कपिल ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया और सोने की कोशिश करने लगा। ये देख करके कल्पना को बहुत दुख हुआ और वो मन में सोचने लगी कि आज के दौर में शायद इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है एक इंसान के अंदर। तभी तो जो पति अपनी पत्नी को छोड़ करके अपनी बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ सकता है, वो भला इंसान कैसे हो सकता है? मेरा ना सही पर कम से कम बच्चों के बारे में सोचा होता कि उन्हें जब अपने पिता की इस हरकत के बारे में पता चल गया तो उन्हें कैसा लगेगा। अरे हमारे देश की संस्कृति में आज भी पति पत्नी के तलाक को अच्छा नहीं माना जाता और ना ही इसे करना सही है। ये सब विदेशों के चोचले हैं कि वहाँ के एक मर्द और औरत पूरी जिंदगी तक एक ही इंसान के साथ नहीं बिता सकते और फिर अलग हो जाते हैं बिना अपने बच्चों की भावनाओं के बारे में सोचे। वो सिर्फ स्वार्थी हो करके अपने बारे में सोचते हैं और फिर ये सब उनके बच्चे उनसे सीख करके अपनी जिंदगी में करते हैं और फिर उनसे होने वाले बच्चे अपनी जिंदगी में इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा है। लेकिन हमारे देश में ये शादी सिर्फ एक जन्म की ही नहीं बल्कि 7 जन्म के बंधन होती है। और यहाँ पर कुछ तलाक इसलिए नहीं होते क्योंकि उसका असर बच्चों के आने वाले कल पर पड़ता है। पर ये बात अब शायद उन लोगों को समझ में कभी नहीं आ सकती जिन्होंने खुद को अपनी संस्कृति से दूर कर लिया है। तभी तो एक वो रंजना है जो 2 साल की शादी में अपने पति को छोड़ करके अपनी दूसरी शादी की तैयारी में है, और एक मेरे पति हैं जिन्हें अपनी 19 साल की शादी की टूटने की बहुत जल्दी है। कल्पना ने सब सोचते सोचते सो गई। अगले दिन रोज की तरह कल्पना ने वक्त पर उठ करके सब के लिए नाश्ता और टिफिन बनाया और फिर अपने काम के लिए निकल गई। पर आज कपिल बहुत ही ज्यादा खुश था। अब उसकी खुशी का कारण क्या था ये तो सिर्फ वो ही जानता था, पर कपिल के चेहरे की खुशी को आज शकुंतला जी ने भी भांप लिया था। कपिल आज बहुत जल्दी ही ऑफिस पहुंचना चाहता था और वो वक्त से पहुंच भी गया।
वो भाग करके रंजना के केबिन पर गया, जहां पर उसने देखा कि वो एक मीटिंग में बिजी है। कपिल वहीं बाहर खड़ा होकर के रंजना के फ्री होने का वेट करने लगा। 30 मिनट के इंतजार के बाद रंजना की मीटिंग खत्म हुई और उसने जैसे ही कपिल को देखा तो इशारे से उसे अपने केबिन के अंदर बुलाया। कपिल को देख करके रंजना के चेहरे के स्माइल और भी बढ़ गई और वो कपिल की बाहों में जा करके समा गई। रंजना कपिल के बॉस की इकलौती बेटी थी और उसकी मां का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसलिए कपिल के बॉस ने अपनी बेटी को बहुत ही लाड प्यार से पाला था। रंजना की भी पूरी पढ़ाई विदेश में हुई थी और वो भी वहीं के कल्चर में रंग चुकी थी। रंजना ने शादी भी वहीं अपने पसंद के लड़के से कर ली थी, पर अपनी शादी के 2 सालों के बाद ही रंजना ने अपने पति को किसी गैर औरत के साथ एक होटल में पकड़ लिया था, जिसके बाद वो अपना सब कुछ छोड़ करके अपने डैड के पास इंडिया लौट आई थी। रंजना को अपने पति से मिले धोखे के बाद वो अब विदेश में रह करके अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। उसे थोड़े से रंजना के अंदर अपने देश के रीत रिवाज के लिए अचानक ही हृदय परिवर्तन हो गया और उसके मन में ये ख्याल आया कि अगर उसने ये शादी एक इंडिया के लड़के से की होती तो शायद उसे धोखा नहीं मिलता और वो हमारी शादी का मान सम्मान करता। और इसलिए उसने इंडिया लौट करके तुरंत अपने डैड की कंपनी ज्वाइन कर ली और कपिल के झूठी बातों में फंस करके वो सोचती थी कि कपिल एक अच्छा और दिल का साफ इंसान है, उसके अंदर सभी औरतों के लिए सम्मान की भावना है और जो उसके साथ विदेश में हुआ वो सब उसके साथ अपने देश में कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में शादी का मान सम्मान किया जाता है, उसका मजाक नहीं बनाया जाता। पर रंजना की लाइफ स्टाइल ऐसी थी जिसे देख करके कपिल कभी उसके अंदर के देश प्रेम को समझ ही नहीं पाया। रंजना का बचपन और जवानी सब विदेश में गुजरा था, इसलिए वो अपने देश आ करके भी छोटे छोटे कपड़े पहनती थी और कुछ तो इतने छोटे होते थे जिसको देखना भी बहुत मुश्किल होता था, पर कुछ लोगों के लिए वही कपड़े उनकी मनोरंजन का साधन था। और आज भी रंजना ने बहुत छोटी सी पिंक रंग की स्कर्ट और फ्रॉक और ऊपर से हल्की सी जैकेट पहनी हुई थी और ये देख करके कपिल को तो जैसे रंजना से नजर ही नहीं हट रही थी। रंजना भी बहुत अच्छे से जानती थी कि कपिल उसका पूरी तरह से दीवाना था, इसलिए वो कपिल को जानबूझ करके रिझाने की कोशिश करती थी और फिर धीरे धीरे दोनों ही एक दूसरे को मदहोश हो करके देखने लगे। तभी दरवाजे पर खटखट किसी के नॉक करने की आवाज आई, जिसे सुन करके रंजना और कपिल दोनों घबरा गए और दोनों ने जैसे ही दरवाजे की तरफ देखा तो वहां पर कल्पना खड़ी थी। पर ये जो कल्पना थी वो रोज की कल्पना से बहुत ही अलग और बहुत ही सुंदर दिख रही थी और आज कल्पना ने अपना पूरा लुक ही बदल दिया था। खुले काले लंबे बाल, चेहरे पर छोटी सी लाल बिंदी और सिल्क सी लहराती साड़ी, बॉडी सी टाइट चिपका हुआ स्लीवलेस ब्लाउज और चेहरे की सादगी, ये देख करके तो कपिल को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये उसकी पत्नी कल्पना है और वो एकदम से अपना ध्यान रंजना से हटा करके कल्पना की तरफ देखने लगा। कल्पना जैसे ही अंदर आई तो उसने तुरंत कपिल की तरफ देखा और चुटकी बजाते हुए कहा कि क्या हुआ आपको, 440 वोल्ट का झटका लग गया क्या? कल्पना की चुटकी बजाते ही कपिल अपने होश में आ गया और वो रंजना से अलग हो गया और उसने तुरंत ही बड़े आश्चर्य से कपिल से कहा कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये तुम हो। कपिल के ऐसे बोलते ही तुरंत रंजना ने बड़ी हैरानी से कपिल की तरफ देख करके कपिल से कहा कि तुम इसे कैसे जानते हो? कल्पना ने भी कपिल को देख करके मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ मिस्टर कपिल, आप बताइए ना कि आप मुझे कैसे जानते हैं और आखिर आप मुझे देख करके ऐसे चौंक क्यों गए? कपिल अपने ही झूठ में फंस गया और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किसे क्या कहे। वो बार बार बस मैं ओ कर रहा था और कपिल का ये रिएक्शन देख करके रंजना को कपिल के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। कल्पना कपिल और रंजना दोनों के ही जज्बात समझ रही थी, इसलिए उसने बात को संभालते हुए कहा कि अच्छा चलिए मैं ही बात बता देती हूँ कि आखिर आप मुझे कैसे जानते हैं और आप मुझे ऐसे देख करके चौंक क्यों गए। कपिल अब और भी ज्यादा घबरा गया कि कहीं कल्पना रंजना के सामने सारा सच न बता दे और लेने के देने पड़ जाएं। तभी कल्पना ने रंजना की तरफ देखते हुए कहा कि मिस रंजना, हुआ यूं कि आज जब हम दोनों ही ऑफिस पहुंचे तो
लिफ्ट में मिस्टर कपिल जी किसी से फोन पर बात कर रहे थे, बहुत ही प्यार से, और दूसरे हाथ में उनकी कॉफी थी और उसी लिफ्ट में मैं भी थी। बस जैसे ही लिफ्ट रुकी, इनका ध्यान काफी से ज्यादा फोन में बात करने में था, इसलिए उनके हाथों से पूरी कॉफी मेरे ड्रेस पर गिर गई और मेरी ड्रेस खराब हो गई। पर मिस्टर कपिल फिर भी मेरी ड्रेस पर ध्यान ना दे करके फोन में ही बात करते हुए निकल गए। तो इस तरह कपिल जी से मेरी मुलाकात हुई और वो मुझे जानते हैं, और इतनी जल्दी मेरी ड्रेस चेंज होने की वजह से ये भौचक्के रह गए। क्यों है ना मिस्टर कपिल जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? कल्पना की बात सुन करके कपिल को थोड़ा सुकून मिला और उसने तुरंत कहा, हाँ हाँ कल्पना जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसा ही हुआ था हमारे बीच। कल्पना ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा कि देखिए ना रंजना जी, मिस्टर कपिल ने तो बड़े खुदगर्ज निकले। मैंने उनकी यहाँ आ करके जान बचाई और वो मेरी ड्रेस खराब करने के लिए सॉरी तक नहीं बोले। रंजना ने कल्पना की बात सुन करके तुरंत गुस्से से कपिल की तरफ देखा तो कपिल भी घबरा करके कल्पना से माफी मांगने लगा। कल्पना ने कहा कि अब मैं चलती हूँ अपने केबिन में, बहुत काम है मुझे। रंजना ने कल्पना से कहा कि रुकिए ना, आप एक कॉफी साथ में पी करके जाइए। कल्पना ने कहा कि आज नहीं, फिर किसी दिन पूरा डिनर ही करूंगी आपके साथ। कल्पना की बात सुन करके रंजना ने उसे स्माइल दी और फिर कल्पना वहां से चली गई। पर कपिल अभी भी चोरी चोरी कल्पना को जाते हुए देख रहा था। कल्पना के जाते ही अब रंजना कपिल के ऊपर गुस्सा होने लग गई थी। कल्पना को देख करके, तुम क्यों चौंके? ये बात तो मुझे समझ में आ गई, पर आखिर तुम फोन में किससे बातें करने में बिजी थे? सुबह से तो तुमने मुझे एक कॉल तक नहीं किया, फिर किससे बात करने में तुम इतने मसरूफ थे? चलो मुझे अपना फोन दिखाओ, मैं भी देखूं कि तुम किससे बात कर रहे थे। कपिल ने मन में सोचा कि ये कल्पना ने कहाँ फंसा दिया मुझे। एक सच छिपा करके दूसरे झूठ में उलझा दिया, और ये शक की लड़की अब मेरे पीछे पड़ जाएगी कि आखिर मैं किससे बात कर रहा था। कपिल ने अपनी सफाई की बड़ी दलीलें दी और जैसे तैसे करके रंजना को समझा लिया। कपिल ने रंजना से काम का बहाना बनाया और वहां से भाग करके कल्पना के केबिन में गया। कल्पना ने कपिल से पूछा कि यहाँ आने की वजह आपकी? कपिल ने कहा कि तुम्हें हो क्या गया है कल्पना, तुम इतनी कैसे बदल गई? कल्पना ने हंसते हुए कपिल से कहा कि आप भी बड़े अजीब हैं मिस्टर कपिल। आप पिछले 2 सालों से बदले हुए थे तो मैं एक औरत हो करके ये सब सह गई, और आज जब मैं एक दिन के लिए बदली तो आप एक मर्द हो करके इतना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आज तो यकीन हो गया कि एक औरत में एक मर्द की तुलना में बहुत सहन शक्ति होती है। कपिल ने कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारे बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो बस। तभी कल्पना ने कहा कि मैं तो बस क्या मिस्टर कपिल? कपिल ने गुस्से में कहा कि तुम ये क्या हर बार मिस्टर कपिल लगा करके रखी हो? कपिल ने कहा कि अब आपका और मेरा तलाक होने वाला है और फिर कुछ ही दिनों में आपकी दूसरी शादी भी, तो अब मैं आपको मिस्टर कपिल ही कहूंगी ना, अब पत्नियों की एजी ओजी तो नहीं कह सकती हूँ। कपिल ने कहा कि फिर भी तुम मुझे कपिल बस कहो, मुझे वही सुनने की आदत है तुम्हारे मुंह से। कल्पना ने तुरंत थोड़ा भावुक और गुस्से से कहा कि तो अब ये आदत बदल डालिए, क्योंकि अब आपको बेबी सोना जानू कहने वाली मिल चुकी है। कपिल ने कहा कि वो सब तुम छोड़ो और ये बताओ कि तुमने मेरी मदद क्यों की? मुझे तो लगा था कि तुम रंजना को सब सच सच बता दोगी, पर तुमने तो। कल्पना ने हंसते हुए कहा कि मैंने आपको आपके झूठ से बचा लिया। आप भी ना मिस्टर कपिल कभी भी एक औरत को समझ ही नहीं सकते हैं। अरे एक औरत अपनी खुशी से पहले हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचती है, और एक पत्नी रूप में तो वो हमेशा पहले अपने पति के बारे में फिर अपने बारे में। अगर एक गरीब पत्नी किचन में खाना भी बनाती है ना, तो पहले अपने पति के लिए वो खाना बचा करके रखती है, फिर उसके बाद जो बचता है वो खाती है, और अगर नहीं बचता है तो अपने पति को खाता हुआ देख करके उसी में संतोष कर लेती है।
और ये होती है एक हिंदुस्तानी औरत। पर शायद अब हिंदुस्तानी मर्द बहुत कम हो गए हैं जो अपनी पत्नी के बारे में सोचते हैं। ऐसा नहीं कि हर मर्द अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोचता है, पर आप जैसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। कपिल को अब कल्पना के ताने चुभने लगे थे और उसने कहा कि आज जिंदगी में पहली बार मैं तुम्हारे प्यार से बात करने आया तो तुम मुझे ताना मार रही हो। कल्पना ने कहा, तो क्यों आए हैं आज भी मुझसे प्यार से बात करने, और क्या मिलेगा अब बात करने से? और फिर आपका प्यार तो रंजना है ना, तो उसके हिस्से का प्यार आप मुझ पर क्यों लुटाना चाहते हैं? कपिल ने कहा कि तुमसे तो बात करना ही बेकार है। और फिर कपिल जाने लगा। तभी कल्पना ने कपिल को रोकते हुए कहा कि अच्छा एक बात बताइए जाते जाते। कपिल ने कहा कि हाँ बोलो, अब कौन सा ताना बच गया है? कल्पना ने कहा कि आपने कभी सोचा है कि आप अपने बेटे जतिन को क्या जवाब देंगे कि आपने उसके लिए दूसरी मम्मी उसकी उम्र से बस कुछ साल ही बड़ी क्यों चुनी? कल्पना का सवाल सुन करके कपिल एकदम से शांत हो गया और वो समझ ही नहीं पाया कि कल्पना को अब क्या जवाब दे। आज पहली बार कपिल खुद को कल्पना के सामने कमजोर महसूस कर रहा था और वो बिना कुछ बोले ही वहां से चला गया। कल्पना भी बाहर से जितनी मजबूत बन करके ये सब कह रही थी, अंदर ही अंदर उतनी ही टूट चुकी थी, क्योंकि उसने अपने पति की बाहों में गैर औरत को देख करके जो दर्द सहा था वो अकल्पनीय था। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल देखेंगे। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।